नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। आज बात होगी केजरीवाल जी की। क्या केजरीवाल जी के मन में कोई खतरनाक प्लान है? क्या वो देश में इमरजेंसी लगा देने का सपना पाले बैठे हैं? दिल्ली का काम केजरीवाल का, लेकिन नाकामी नरेंद्र मोदी की कैसे? इसके बाद उस रिपोर्ट की बात करूंगा जो दिल्ली को बाढ़ में केजरीवाल की नाकामी ने डुबाया क्या, यह सवाल पूछ रही है। फिर बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की और उनका वो चमत्कार जिसने देश के लाखों करोड़ रुपए बचा लिए। 9 साल में मोदी ने कितने लखपति और कितने करोड़पति बनाए, आज आपको यह भी बताऊंगा। इसके बाद सनातन के चमत्कार का चैप्टर 2 लेकर आया हूं, जो कल हमने आपको दिखाया था। उसके आगे की बात, भारत के वो मंदिर जिनका रहस्य देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है, ये कैसे हो रहा है। वो मंदिर जो साल के 8 महीने गायब हो जाता है, आज उसके बारे में बताओ। और दूसरे और ऐसे मंदिर जो विज्ञान आज समझा, वो सनातन ने कैसे हजारों साल पहले खोजा, आज इसकी भी बात होगी। फिर बात होगी कि सनी देओल ने वो हैंडपंप कैसे उखाड़ दिया जो कोई स्टार न कर सका। गदर 2 पर नोटों की बरसात के बीच योगी आदित्यनाथ से क्यों मिल रहे हैं रजनीकांत, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालते ही अजय राय ने बड़ा दावा किया है। अजय राय ने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही अजय राय ने यह भी कहा कि अगर प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो वो प्रियंका को जिताने के लिए जान लगा देंगे। वाराणसी में आज G20 से जुड़े यूथ 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि यूथ 20 का यह सम्मेलन दुनिया भर के युवाओं के लिए नई प्रेरणा का संदेश देकर जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया। अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान के तहत 4 करोड़वां पौधा लगाया। इसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ के 8 परिसरों में बने 15 भवनों का उद्घाटन भी किया। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि 4 बदमाशों ने घर में घुसकर पत्रकार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। वहीं बीजेपी ने हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा और राज्य में जंगल राज की वापसी की बात कही। चंद्रयान 3 ने चांद की सबसे ताजा तस्वीर भेजी है। इसरो ने चांद के ऑर्बिट में खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इस तस्वीर में चांद की सतह पर गड्ढे और क्रेटर बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। एक दिन पहले ही चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब आज पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बात अरविंद केजरीवाल की। और सवाल यह कि क्या केजरीवाल देश में इमरजेंसी लगाने का सपना पाले बैठे हैं? केजरीवाल ने आज वही किया जो हमने पाठशाला में आपको पहले ही बताया था। और क्या दिल्ली को बाढ़ में केजरीवाल सरकार ने डुबाया था? पाठशाला में हमने आपसे पहले ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा का जो सत्र बुलाया है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने, खुद को पीएम पद का दावेदार प्रोजेक्ट करने, दिल्ली सेवा बिल पर दिल्ली के काम ना होने का ठीकरा फोड़ने, इन तमाम कोशिशों की तरफ बढ़ता दिख रहा है। हमने पहले ही कहा था और आज यही बात सच साबित हो। जब अरविंद केजरीवाल बोले, हमने जो कल आपसे कहा था वही आज हो गया। आज आपको दिखाऊंगा केजरीवाल ने क्या क्या कहा है। यह भी दिखाऊंगा कि कैसे दिल्ली के एलजी की रिपोर्ट दिल्ली के बाढ़ के लिए सीधे केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वो रिपोर्ट जो कह रही है कि दिल्ली में बाढ़ हथनीकुंड बराज की वजह से नहीं, बल्कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों की वजह से आया। दिल्ली को यमुना के पानी ने नहीं केजरीवाल सरकार की गलतियों ने डुबाया था, यह बताने वाली रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज इस सब पर बात करूं उससे पहले मैं बतौर पत्रकार एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल देश में इमरजेंसी लगाने का सपना पाले बैठे हैं कि किसी दिन वो प्राइम मिनिस्टर बने और देश में इमरजेंसी लगा दें? आप सोचेंगे कि केजरीवाल और इमरजेंसी के सपने की बात कहां से आई बॉस?
आज आपको हर रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि केजरीवाल ने आज मेरे सवालों को, नवभारत के सवालों को बंद करने के लिए क्या किया है। आपको याद होगा कि हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं कि कैसे केजरीवाल के विधायक ही विधानसभा में दिल्ली के लोग नाली का पानी पी रहे हैं, ये बता रहे हैं। दिल्ली में ढंग का अस्पताल नहीं है, ये बता रहे हैं। और हमने आपको यह भी बताया कि कैसे इस सब के अंत में वो सारा ठीक रहा, एलजी और दिल्ली के अधिकारियों पर फोड़ दे रहे हैं और अपनी सरकार की जिम्मेदारियों को सिरे से झाड़ दे रहे हैं। हमारा कुछ नहीं। पब्लिक ने हमारे कैमरे पर खुद बताया कि कैसे दिल्ली में या तो पानी आता नहीं है और अगर आता है तो गंदा और बदबूदार पानी आता है। ये पब्लिक बोली नवभारत पर। लेकिन हमारा दिल्ली के लोगों की आवाज बनना शायद केजरीवाल जी को पसंद नहीं आया। उन्हें शायद वैसे पत्रकार चाहिए जो उनकी हां में हां मिलाए, पब्लिक के मुद्दे ना उठाएं, शीश महल पर सवाल ना पूछें। उन्हें हमारा यह पूछना शायद बुरा लग गया कि दिल्ली के लोग नाली का पानी क्यों पिए बॉस। और हमारे सवालों को रोकने के लिए उन्होंने दूसरा ही तरीका ढूंढ निकाला। आज उनके विधायक मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए विधानसभा में और बाकायदा सदन में मेरा नाम लेकर कहा कि मुझे पनिश करना चाहिए, यानी मुझे सजा दी जानी चाहिए, पनिश करेंगे। एक बार केजरीवाल जी के विधायक को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस सदन में कह रहा हूं कि पिछले 2 दिन से जो भी प्रोसीडिंग्स हाउस की चल रही हैं, बाहर जाके कुछ मीडिया के लोग उनको डिस्टॉर्ट करते हैं, एडिटेड करते हैं और उनको ट्विस्ट करके एक ऐसी इमेज फैलाई जा रही है जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार को अटैक कर रहे हैं। परसों जल बोर्ड पे बात हुई, कल स्वास्थ्य विभाग पे बात हुई और हर विधायक ने कहा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, चीफ सेक्रेटरी ने और एलजी ने पैसा रोक के इन डिपार्टमेंट्स को पंगु बना दिया, जिससे लोगों को भी दिक्कत आ रही है और इन डिपार्टमेंट्स को भी काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक यूट्यूबर हैं, टाइम्स नवभारत के मिस्टर सुशांत सिन्हा, उनको लगता है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री से कुछ ज़्यादा प्रेम है। वो उनको ऐसा ट्विस्ट करते हैं, सेलेक्टिवली कुछ लाइनें उठाते हैं और वो प्ले करते हैं, जबकि किस बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात की उसको छुपा जाते हैं। तो ये इस हाउस का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स को ट्विस्ट कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। कल मैंने उसके खिलाफ एक राइटिंग में कंप्लेंट दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कंप्लेंट को प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए और उनको पनिश किया जाए। कहना चाहती हूँ कि जिस भी साथी के साथ ऐसा हुआ है कि उसे वक्तव्य के साथ छेड़छाड़ कर और किसी दूसरे तरीके से उसे दर्शाया गया है, बताया गया है, वो सभी लोग लिखित में अपनी शिकायत दे दें। आपकी शिकायत प्राप्त होते ही इसको विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाए। अब देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि केजरीवाल जी और उनके विधायक मेरा यूट्यूब चैनल और पाठशाला दोनों दिल लगा कर देखते हैं, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन फिर भी ये गलती कैसे कर बैठे कि हमने उनकी आधी ही बात दिखाई, जबकि हमने तो ये भी दिखाया कि उन्होंने क्या कहा और कैसे सारा ठीकरा एलजी और अधिकारियों पर फोड़ दिया। यानी ये गलती नहीं, रणनीति दिखती है और ये तरीका अपनाया गया है मुझे और नवभारत की सच्ची पत्रकारिता को पनिश करने का। यही वर्ड यूज कर रहे ना, इनको बुलाइए और पनिश कीजिए, पत्रकारों को पनिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक तो यही चाहते हैं कि मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं किस बात की सजा? क्योंकि मैं दिल्ली के विधायकों के वो बयान दिखा रहा हूं जिसमें वो दिल्ली की समस्याएं बता रहे हैं, या इस बात की सजा कि मैंने ये दिखाया कि कैसे दिल्ली के लोग गंदा पानी, नाली का पानी पीने को मजबूर हैं, खुद बता रहे हैं कि पानी या तो आता नहीं या बदबूदार पानी आता है, इसकी सजा मिलेगी मुझे? या फिर मुझे इसलिए सजा दी जाए क्योंकि हमने ऑपरेशन शीश महल दिखाकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया कि सर ये 45 करोड़ का बंगला कैसे बना? या फिर इसलिए सजा, या वर्ड यूज करूं, पनिश किया जाए मुझे क्योंकि हमने बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार से सवाल पूछे थे। हमने ये सवाल पूछा था कि जिनका घर बाढ़ सब डूब गया उनको 10,000 की मदद राशि क्या है। हमने ये सवाल पूछ लिया कि डूबती दिल्ली को छोड़कर अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के मीटिंग और डिनर के लिए क्यों चले गए। इन सवालों को पूछने की सजा देंगे क्या मुझे? यानी केजरीवाल सरकार का बस चले तो वो हर उस पत्रकार को सजा दिलवा दें जो उनकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। और उनकी यही मानसिकता इमरजेंसी वाली मानसिकता से हूबहू मैच करती है, जहां पत्रकारों को सवाल पूछने की कोई आजादी नहीं होती थी।
केजरीवाल जी की यह मानसिकता एक बार नहीं बार बार सामने आ रही है। जब हमने शीश महल पर खुलासा किया और केजरीवाल जी से सवाल पूछने की कोशिश की तो आप सबको याद होगा कि नवभारत की रिपोर्टर और कैमरामैन पर केस हो गया। नवभारत की रिपोर्टर भावना और कैमरामैन जेल भेजे गए। शीश महल पर सवाल पूछने पर नवभारत के रिपोर्टर से बदसलूकी हुई। नवभारत के पत्रकारों से मारपीट हुई। नवभारत के रिपोर्टर्स को आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाने से रोका गया। ये वैसी ही चीजें तो हैं जो इमरजेंसी के वक्त हुआ करती थी कि कोई सवाल ना पूछ ले, पूछेगा तो उसे पनिश किया जाएगा। आज 2023 में भी वही हो रहा है और यह बहुत खतरनाक है। जो लोग नरेंद्र मोदी को हिटलर और तानाशाह बताते हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देते हुए किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं, वो खुद सवालों से कितना घबराते हैं वो आपके सामने है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे तरीकों से केजरीवाल जी नवभारत की ईमानदार और निडर पत्रकारिता को आप ना हिला पाएंगे न डिगा पाएंगे, क्योंकि सवाल पूछना पत्रकार का विशेषाधिकार है और आप उसे रोकने का प्रयास करके हम पत्रकारों के विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। वैसे केजरीवाल जी भी अंदर अंदर तो जानते हैं कि हमने किसी विशेषाधिकार का हनन किया नहीं है और ना ही हमारी वजह से विधानसभा की कार्रवाई पर कोई असर पड़ा है। लेकिन आज देश यह देख रहा है कि लोकतंत्र में मिले अधिकारों का इस्तेमाल कैसे पत्रकारों की आवाज को दबाने का जरिया बनाया जा रहा है। लेकिन सर, सवाल तो हम पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल जी लिख कर रख लीजिए, सवाल तो हम पूछेंगे और आज कुछ सवाल लेकर भी आया हूं। अब आपको बताता हूं कि केजरीवाल जी के लिए जो हमने कहा वो कैसे आज सच साबित हुआ। आज जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाषण दिया तो उसमें दिल्ली सेवा बिल और हर वो बात थी जो हमने आपको कल बताई थी कि कैसे केजरीवाल जी दिल्ली की समस्याओं का सारा ठीक रहा, एलजी और अधिकारियों पर फोड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। सब पीएम मोदी की वजह से हो रहा है और आज यही हुआ। सुनिए एक बार केजरीवाल जी। इन्होंने हमारे इतने काम रोके, पूरी कोशिश कर ली। पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री जी पर्सनली लगे हुए हैं हमारे सारे काम रोकने के लिए। मुझे कई बार लगता है कि भगवान की कृपा है दिल्ली वालों के ऊपर कि इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक खिड़की कहीं से खोलता है। हर जगह कभी ना कभी कोई खिड़की खुल जाती है और दिल्ली वालों के काम हो जाते हैं। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो पिछले 2 साल से सारी सीबीआई ईडी लगी हुई है। 100 करोड़ रुपए खा गए ये लोग। अरे कहीं कोई एक पैसा तो मिले। 100 करोड़ है कहाँ? आप याद कीजिए, हमने आपको कल ही बताया था कि केजरीवाल जी आएंगे और ये बताएंगे कि उनके विधायकों ने जितनी बातें कही हैं, जितनी समस्याएं गिनी हैं, उन सब की जिम्मेदारी एलजी अधिकारी सब की, उनकी नहीं। हमने आपको कल भी बताया था कि विपक्ष में राहुल गांधी का कद बढ़ते ही अरविंद केजरीवाल भी बेचैन हो गए और वो भी राष्ट्रीय नेता और पीएम पद के चेहरे के रूप में राहुल गांधी से रेस में जुटे हुए। आज भी दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल अपने पीएम बनने के अरमान छिपा नहीं पाए। एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा। दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली वालों से लड़ते हैं, डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को यही खतरा है कि कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि जैसे दिल्ली वाले इनको प्यार करते हैं, कहीं पूरा देश इनको ना प्यार करने लग जाए। फिर तो दिल्ली हो गई, दिल्ली के बाद अब पंजाब वाले भी हमें बहुत प्यार करते हैं। लोग कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में तो 50 साल कम से कम इनकी सरकार कहीं नहीं जाती। और मेरा दिल कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी हार रही है और ये वाला चुनाव दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाने का के मुद्दे के ऊपर ये वाला चुनाव। अरविंद केजरीवाल जी का दिल कह रहा है कि वो लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली में जीत जाएंगे। तो इसका मतलब वो भी ये मान के चल रहे हैं कि वो 7 सीटों पर लड़ेंगे, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। और दूसरी बात, इनका दिल ऐसा कई बार कह चुका है। गुजरात चुनाव में भी ये स्पष्ट बहुमत पा रहे हैं, इनका दिल कह रहा था। वैसे एक बात कमाल की है, दिल्ली में हर काम जो हो जाता है वो केजरीवाल जी की वजह से होता है और जो नहीं होता है वो मोदी, एलजी, दिल्ली के अधिकारियों की वजह से नहीं होता। जैसे अगर आप देखें, मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बनवाए, अस्पताल खराब है, किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी की वजह से। दिल्ली में स्कूल, मनीष सिसोदिया ने कमाल किया, गजब के स्कूल बना। किराड़ी में अस्पताल नहीं बना, एलजी और अधिकारी जिम्मेदार। दिल्ली मॉडल,
केजरीवाल की उपलब्धि, क्या मॉडल है बॉस। नलों में नाली का पानी आना, मोदी, एलजी और अधिकारी जिम्मेदार। यानी जो हो गया वो इन्होंने किया। इनको मोहल्ला क्लिनिक बनाने से कोई एलजी अधिकारी नहीं रोक पाया, स्कूल बनाने से कोई एलजी अधिकारी नहीं रोक पाया, कोई नरेंद्र मोदी नहीं रोक पाए इनके हिसाब से, जो क्योंकि उन्होंने बहुत शानदार बनाया। लेकिन जो नहीं हुआ, नल में गंदा और नाली का पानी आ रहा है, वो मोदी जी की वजह से आ रहा है, अधिकारियों की वजह से। दिल्ली में जब भराव हो जाता है, दिल्ली पेरिस नहीं बन पा रहा है, तो मोदी जी की वजह से। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है वो सब इनकी वजह से हो रहा है। यानी जो हो गया वो इन्होंने कर दिखाया, जो नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी मोदी की। यानी सरकार इनकी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी के खिलाफ होनी चाहिए। खैर, जिम्मेदारी से बचने का यह तरीका कितना घातक साबित होता है आम पब्लिक के लिए, उसका ताजा उदाहरण है दिल्ली के एलजी की वो रिपोर्ट जो दिल्ली में हाल में आई बाढ़ पर बनाई गई है। दिल्ली के एलजी की रिपोर्ट में दावा है कि जुलाई महीने में दिल्ली हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की नाकामियों की वजह से डूबी थी। दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है और लेटर में कुछ फैक्ट्स हैं जो ये बताते हैं कि दिल्ली के डूबने के पीछे हथनी कुंड बैराज जिम्मेदार नहीं था। लेटर के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ से निपटने की राज्य सरकार की तैयारियां नाकाफी थी। दिल्ली में साल 1978 के बाद यह सबसे खतरनाक बाढ़ थी, लेकिन हथनी कुंड से 1978 के मुकाबले लगभग आधा पानी आया था। पानी आधा आया, समस्या 1978 वाली हो गई। कैसे भाई? 2019 में हथनी कुंड से 8 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे दिल्ली में यमुना का अधिकतम जल स्तर 206.6 मीटर पे गया, जबकि 2023 में 4 साल बाद मात्र 3.5 लाख क्यूसेक पानी हथनी कुंड से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, लेकिन यमुना का जल स्तर 208.66 पे पहुंच गया। जब हथनी कुंड से पानी कम छोड़ा गया तो फिर यमुना का जल स्तर ज्यादा कैसे हो गया बॉस? वजीराबाद बैराज पर दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े के मुताबिक 13 जुलाई को 11.37 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज दिखाया गया, जबकि 1959 में जब वजीराबाद बैराज डिजाइन हुआ तो उसकी कैपेसिटी ही 3 से 3.5 लाख क्यूसेक थी। अक्सर देखा जाता है कि जितना पानी हथनी कुंड से छोड़ा जाता है उसका आधा पानी वजीराबाद बैराज से डिस्चार्ज होता है। इसलिए एलजी ने लेटर में यह कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का आंकड़ा संदेह पैदा करने वाला है। दिल्ली में जब इस साल बाढ़ आई थी तो दिल्ली के आईटीओ तक पानी पहुंच गया था और यह तस्वीरें बहुत वायरल भी हुई थी। दिल्ली के एलजी ने अपने लेटर में यह बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की वजह से ही यमुना का पानी आईटीओ तक आया था। दिल्ली के एलजी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर पाइपलाइन बिछा रहा था। इससे कुछ हिस्से टूटे हुए थे जिसे दिल्ली जल बोर्ड ने रिपेयर नहीं किया और जब बाढ़ आई तो डब्ल्यूएचओ, आईटीओ और सुप्रीम कोर्ट के आसपास बाढ़ का पानी जमा हो गया। एलजी ने यह भी आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान एक भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी और आईएंडएफसी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। यानी अगर एलजी की रिपोर्ट को आप सही माने तो पूरी तरह से दिल्ली में जो पानी भरा उसके लिए जिम्मेदारी वो कहते हैं केजरीवाल सरकार की। जो पानी आया उसकी नहीं। जो सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिस तरह से यमुना का जो फ्लड प्लेन है वहां पर चीजें डंप की जाती हैं उसकी वजह से गाद बढ़ा और इसलिए पानी का स्तर भी बढ़ गया। बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में लिखी हैं, लेकिन हमने सवाल पूछा है, केजरीवाल जी को शायद पसंद नहीं आएगा। पाठशाला में अब प्रधानमंत्री मोदी के उस ऑलमोस्ट चमत्कार का चैप्टर जिसने देश के लाखों करोड़ रुपए बचा लिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि बीते 9 साल में मोदी ने कितने लखपति और कितने करोड़पति बनाए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है देश का बैंकिंग सेक्टर। आज अमेरिका और चीन की हालत इसलिए भी खस्ता है क्योंकि वहां के बैंक बर्बाद हो गए। बैंक खुद भी डूबे और लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लेकर डूबे। लोग बाप बाप कर रहे हैं बॉस, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। बैंक डूब गया तो डूब गया, पैसा डूब गया तो डूब गया। यही सब कुछ भारत में हमारे आपके साथ भी हो सकता था। बैंकों में रखा हमारा आपका पैसा डूब सकता था अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम ना किया होता, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। और ये शब्द मैं बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जितने कम वक्त में जो उन्होंने किया है वो वाकई में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैजिकल लगता है, चमत्कार लगता है। पीएम मोदी ने देश के बैंकों में जो चमत्कार किया है वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये भारत की
नरेंद्र मोदी की अकेले की नहीं है, यह भारत की वो सक्सेस स्टोरी है जो दशकों तक याद की जाएगी। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, उस वक्त भारत के सरकारी बैंकों की चर्चा हजारों करोड़ के नुकसान के लिए हुआ करती थी, भारी भरकम एनपीए के लिए होती थी। लेकिन पिछले 9 सालों में पीएम मोदी की नीतियों ने सरकारी बैंकों का ऐसा कायाकल्प कर दिया कि आज भारत के सरकारी बैंकों के अच्छे दिन आए। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका में, चीन में बैंक बंद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंक डूब रहे हैं और भारत के सरकारी बैंक प्रॉफिट छाप रहे हैं। और मैं आपको आंकड़े बताता हूं और फिर ये इनक्रेडिबल स्टोरी आपको सुननी चाहिए और बतौर भारतीय आपको गर्व होना चाहिए कि आज भारत कहां खड़ा है बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से। और फिर बताऊंगा कि मोदी ने कितने लखपति और करोड़पति बनाए। अगर आप देखेंगे सरकारी बैंक और उनका, अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं, प्रॉफिट 2013-14 में जब यूपीए की सरकार छोड़ कर गई, उस वक्त प्रॉफिट था 36,270 करोड़ रुपए। ये सारे सरकारी बैंकों का बता रहा हूं, 36,270 करोड़ रुपए। अच्छा, ये 36,000 करोड़ का प्रॉफिट भी कैसे तिकड़म से दिखाया गया था वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में साल 2022-23 में बैंकों का, सरकारी बैंकों का जो प्रॉफिट है एक वित्तीय वर्ष में 1,04,000 करोड़ पर पहुंच गया। 1,04,000 करोड़। कहां 1,04,000 करोड़ एक साल में और कहां उस वक्त 36,270 करोड़। 35,000 करोड़ तो एक तिमाही में इस बार आ गया है प्रॉफिट के तौर पर। यानी पिछले 9 सालों में सरकारी बैंकों का प्रॉफिट करीब 3 गुना बढ़ चुका है। और यह ऐसे ही नहीं बढ़ा, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आप सुनिएगा आज। यानी जो बैंक लगातार हो रहे नुकसान की वजह से सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुके थे, वो अब ताबड़तोड़ कमाई कर रहे हैं। आपको मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के प्रॉफिट के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये वो बैंक है जिसको लेकर विपक्ष ने ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि सरकार इस बैंक को लूट रही। भाई, एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा लोन देता है, लेकिन उसके बारे में भी भ्रम फैलाया गया। और इस फरवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने देश भर में एसबीआई को बचाने के नाम पर प्रदर्शन किए। लेकिन जब पिछले दिनों एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नेट प्रॉफिट की जानकारी दी, तो बॉस आपके खड़े हैं तो बैठ जाइए, चक्कर आ जाएगा सुन के इतना प्रॉफिट हुआ एसबीआई। एसबीआई के प्रॉफिट में 178% का उछाल आ गया है, 178%। आज एसबीआई देश की सबसे ज्यादा फायदे वाली कंपनी बन चुकी है। एसबीआई की ब्याज से होने वाली इनकम में 25% का उछाल आ गया है। मुनाफा कमाने के मामले में एसबीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एसबीआई का प्रॉफिट 18,884 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज को 16,011 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। यानी एसबीआई का प्रॉफिट रिलायंस से भी करीब 16% ज्यादा रहा है। एक सरकारी बैंक देश की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी बनी हुई है। आप सोचिए, बात सिर्फ एसबीआई की नहीं है, यह मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि कभी बीमार माने जाने वाले दूसरे सरकारी बैंक भी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। बैंकों के अच्छे दिन लाने वाली मोदी सरकार की नीतियों के बारे में आगे बताऊंगा। यह हुआ कैसे? ऐसे नहीं थे बैंक बॉस, डूब जाते, पैसा आपका खत्म हो जाता। जो आज नोट छाप रहे हैं वहां नोट खत्म हो जाता। लेकिन पहले मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सरकारी बैंकों के प्रॉफिट में जो उछाल आया उसके बारे में सुनिए। एसबीआई का तो आपने सुना, अब इन सरकारी बैंकों का प्रॉफिट देखिए। यह है फर्स्ट क्वार्टर इस साल का। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उसका प्रॉफिट जो है वो 307% अप हो गया, 307% प्रॉफिट बढ़ गया भाई। एसबीआई का प्रॉफिट 178% ऊपर चला गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, इसका प्रॉफिट जो है 88% बढ़ गया है, 88%। कैनरा बैंक को देखिए, सीबी, इसका प्रॉफिट 75% बढ़ गया है। ये देख रहे हैं, ये हाल है आज की डेट में सरकारी बैंकों का। रॉकेट बने हुए हैं भाई, नोट छाप रहे सारे बैंक।
अगर मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी सरकारी बैंकों के प्रॉफिट को जोड़ लें तो यह आंकड़ा 35,000 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। एक तिमाही में 35,000 करोड़, और यूपीए के जमाने में एक साल में 36,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, अभी एक तिमाही में हो जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंकों के अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, यह हमेशा ऐसा नहीं था। 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले ये सरकारी बैंक अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। मार्च 2014 में खत्म हुए वित्त वर्ष में सरकारी बैंकों के प्रॉफिट में 27% की भारी गिरावट आई थी। यानी जब मोदी आए तो बैंक नीचे जा रहे थे। हालांकि आरोप लगता है कि आंकड़ों की तिकड़मबाजी करके उस वक्त सरकारी बैंकों को 36,270 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में दिखाया गया। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त सरकारी बैंकों का घाटा 2 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका था, क्योंकि भाई कई एनपीए को छुपाए बैठे थे, दबाए बैठे थे, तो इसलिए प्रॉफिट दिख रहा था। वो सामने आते तो पता चल जाता कि कैसे घाटे में है बैंक। और इसकी वजह, जो 2 लाख करोड़ का घाटा था, इसकी बड़ी वजह थे बैड लोन्स। बैंकों की इस खस्ता हालत के लिए पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान हुए फोन बैंकिंग घोटाले को जिम्मेदार बताया था। सुनिए, पिछले दिनों हुए बैंक के एक कार्यक्रम में यूपीए सरकार के कार्यकाल में सरकारी बैंकों में हुए गड़बड़ झाले और बैंकों की खस्ता हालत पर पीएम मोदी ने क्या कहा था। फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने कुर्सी संभालने के बाद यह सब बदला कैसे। आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। यानी अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को समझें तो बहुत बुरा हाल था देश के सरकारी बैंकों का, जिसमें देश के आम आदमी, गरीब आदमी का पैसा रखा रहता है। सब डूबने वाले थे। देश का बैंकिंग सिस्टम जो है वो बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही खस्ताहाल जो हो चुके सरकारी बैंकों की हालत सुधारने के लिए कमर कसी। साल 2015 में आरबीआई के AQR यानी एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया गया। मतलब जरा चेक करो कि क्या हालत है। जैसे आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो वैसे फुल बॉडी चेकअप हुआ बैंकिंग सेक्टर का कि जरा पता करो कितना अच्छा, कौन सा पार्ट ठीक काम कर रहा है, किडनी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, लिवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जरा देखो जरा। तो ये पता चला कि सरकारी बैंकों में तो बहुत ज्यादा एनपीए है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए वो कर्ज होते हैं जिनको लंबे समय से क्लियर नहीं किया जाता और ये बैंकों की पूरी आर्थिक हालत को चौपट कर देते हैं। AQR के चौंकाने वाले नतीजे आने के बाद मोदी सरकार एक्शन में आई। बैंकों को एनपीए की पारदर्शी जांच के लिए कहा गया। रीस्ट्रक्चरिंग और इन सब से होने वाले कुल नुकसान का बही खाता बनाने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में आ गया कि ये सब सिस्टम फेल चल रहा है। तो फिर इलाज शुरू हुआ। जांच शुरू होते ही सरकारी बैंकों में एनपीए का रेशियो जो 2015 में 5% था, क्योंकि दिखाई नहीं रहे थे कि एनपीए है, वो 2018 आते आते करीब 15% पहुंच गया। क्योंकि जितना कचरा कालीन के नीचे डला हुआ था वो सब बाहर आने लगा। तो लगा अरे घर में तो इतना कचरा है, लेकिन किसी को तो सफाई की जिम्मेदारी संभालनी थी। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ठीक है, ज्यादा दिख रहा है दिखने दो, लेकिन साफ करो। इसकी वजह से सरकारी बैंकों के मुनाफे में भारी कमी आई। लेकिन सरकार ने एक्शन लेना छोड़ा नहीं और 11 सरकारी बैंकों को आरबीआई के पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाल दिया।
मतलब उनको ऑक्सीजन लगाया कि कम से कम जिंदा रहें तब तक, और तब तक इनका इलाज करेंगे। इस प्लान की शुरुआत से सरकारी बैंकों में लोन के लेन देन और दूसरे कामों की निगरानी मजबूत हो गई। इसके बाद बैंकों के अच्छे दिन लाने के लिए मोदी सरकार ने 4R, एक फिल्म आई थी RRR, नरेंद्र मोदी लाए RRRR, 4R की स्ट्रैटेजी लेकर आए। इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताता हूं। पहला R जो बैंकिंग सेक्टर में अपनाया गया वो था रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, यानी सरकारी बैंकों के सभी एनपीए की पारदर्शी पहचान शुरू की गई। मतलब ये चेक करो कि कहां कहां बीमारी है, छुपाने से थोड़ी होगा बॉस, आज नहीं तो कल हार्ट अटैक आ ही जाएगा। बीमारी चेक करो, इलाज करो। दूसरा R रेजोल्यूशन एंड रिकवरी, यानी एनपीए की पहचान होने के बाद उनकी रिकवरी के लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाओ और जांच एजेंसियों की मदद से एनपीए की रिकवरी में तेजी लाओ। पिछले 9 सालों में बैंकों की रिकवरी 10 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है, 10 लाख करोड़। तीसरा R रिकैपिटलाइजिंग पीएसबीज, यानी बैंकों के सिस्टम को सुधारने के लिए कदम उठाए गए, जिसके तहत बैंकों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया, जो सरकारी बॉन्ड के तौर पे मोटे तौर पर आया। चौथा R रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, यानी बैंकिंग सेक्टर के सुधार में और तेजी लाने के लिए कड़े नियम लाए गए, जैसे कि एनपीए की वसूली में बैंकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का नाम का कानून लाया गया। तभी तो इतना पैसा आया भाई, नहीं कह रहे थे मोदी जी कि एक लोन चुकाने के लिए लोग दूसरा लोन ले रहे थे बॉस। यहां कहा गया कि अब तुमको लोन नहीं मिलेगा अगर पिछला नहीं चुकाए हो तो, अब पिछला चुकाओ, उसके लिए कानून लाए। हलक में हाथ डाल के पैसा निकाले तब तो 10 लाख करोड़ आया। कोई देता है पैसा? मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी का असर भी दिखाई दिया। जिन 11 सरकारी बैंकों को आरबीआई की प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में डाला गया था, मतलब जिनको ऑक्सीजन लगाया गया था, वो सारे बैंक धीरे 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 इस लिस्ट से बाहर आ गए। मतलब सबका ऑक्सीजन हट गया, सब झकाझक दौड़ने लगे। सितंबर 2022 तक सभी बैंक इस लिस्ट से बाहर आ चुके हैं और पिछले 2 साल से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब सबका ऑक्सीजन तो हट ही गया, सब बकायदा जाके क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, किसी की सांस नहीं फूल रही। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं कि कैसे 4 साल के अंदर पीएम मोदी के विजन ने देश के सरकारी बैंकों में नई जान फूंकी। 4 साल पहले जो बैंक भारी घाटे में थे, वो आज कैसे प्रॉफिट में नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हाल था इन बैंकों का। अगर आप देखेंगे, यहां देखिए बैंक का नाम लिखता हूं, 2017-18 में। अच्छा, इसमें नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, उसके बारे में आपको अभी बताऊंगा। और अगर एक साल आप देखिए 2022-23 कि आज की डेट में क्या हाल है। जब नरेंद्र मोदी ने सफाई शुरू की थी तो ये वो साल था जब तक माना गया कि भाई अब तक सब क्लियर हो जाएगा, यहां तक पता चल जाएगा कि घर में कितना कचरा है। तो जैसे अगर आप एसबीआई को देखेंगे, जब उसमें सफाई शुरू हुई तो 2017-18 में ये 6,547 करोड़ के नुकसान में थी। इसको नुकसान चल रहा था क्योंकि भाई जो दबाया हुआ था सब बाहर आने लगा। 2022-23 में यही एसबीआई आज की डेट में जो नुकसान में थी, 31,676 करोड़ के फायदे में यह हाल है। कहां नुकसान से उठा के 31,000 के प्रॉफिट में ले आया बॉस। एक और बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 2017-18 में 2,432 सीआर का नुकसान था। नू लिख दे रहा हूं खाली, पूरा क्या लिखूं। आज की डेट में यह 7,272 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है, प्रॉफिट। कैनरा बैंक देखिए, कैनरा बैंक यह 4,222 करोड़ का लॉस था, एल। आज की डेट में यह 5,678 करोड़ के पी प्रॉफिट में बैठा हुआ। यह चमत्कार नहीं है तो क्या है बॉस? डूबे हुए बैंक बाहर आ गए और पैसा कमा रहे हैं मोटा। यूनियन बैंक 5,247 करोड़ के नुकसान से 5,232 करोड़ के प्रॉफिट में है आज की डेट। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी रिफॉर्म को लेकर कितनी दूरदर्शी सोच रखते हैं, वो कितनी बड़ी प्लानिंग करते हैं और वो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। भाई ये नरेंद्र मोदी कर सकते थे, दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनसे नहीं हो रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों इसको कर पाए, कैसे वो रिस्क लेते हैं और चुनाव को साइड कर देते हैं जब उनको देश दिखता है, आप इसको समझिए।
जब ये सब काम शुरू हुआ उसके बारे में भी सरकारी बैंकों की हालत में आए सुधार की एक टाइमलाइन से पता चलता है। 2015 में पीएम मोदी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में सुधार तो करना पड़ेगा, एक्शन शुरू करो। उसी वक्त उनको यह बताया गया था कि बॉस ये एक दिन में नहीं होगा, ये जान लीजिए। सिस्टम के सुधार लाने के लिए सरकारी बैंकों को अगले 4 साल भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आप सुन लीजिए पीएम साहब, लोगों ने बताया उनको कि 2015 चल रहा है, 4 साल तक ये बैंक नुकसान में दिखेंगे क्योंकि सबका कचरा बाहर आएगा। 2019 में चुनाव आएगा, विपक्ष कहेगा कि देखिए सब बैंक डुबा दिए। 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे, चुनावों पर बैंकों के घाटे का असर पड़ सकता था। पीएम मोदी ये उसी दिन जानते थे जिस दिन बैंकों में सफाई का काम शुरू किए थे, लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी ने रिस्क लिया, बैंकों के घाटे को स्वीकार किया। उनके ऊपर यह दाग लगेगा 2018 में कि देखिए बैंक घाटे में चले गए, लेकिन कहा कि करो। 4 साल के अंदर सरकारी बैंकों की सेहत पूरी तरह से बदल गई और नरेंद्र मोदी ने चुनाव और वोट की परवाह किए बिना, क्या दाग लगेगा, क्या विपक्ष सवाल उठाएगा, भाई आज एसबीआई प्रॉफिट में कह रहे हैं एसबीआई डुबा दिया, उस वक्त तो वाकई एसबीआई नुकसान में चला गया था जब सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन मोदी ने कहा कि नहीं करो। देश में सिर्फ सरकारी बैंकों के भी अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि देश में तरक्की के नए आयाम छुए जा रहे हैं। और आम आदमी किस तरह से उसकी जिंदगी बदली है वो भी आपको बताता हूं। एसबीआई की ही एक रिपोर्ट आई है। देश में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक पिछले 9 साल में देश के लोगों की इनकम कई गुना बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013-14 में 5 से 10 लाख के बीच का सालाना इनकम जो लोग दिखाते थे इनकम टैक्स रिटर्न में, उनकी संख्या करीब 37 लाख थी, जो 2022-23 में बढ़कर 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। बॉस 1 करोड़ के पार। कहां 37 लाख लोगों की इनकम होती थी 2013-14 में, 5 से 10 लाख। अब इस कैटेगरी में 3 गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। करीब 10 से 20 लाख तक की जो लोग इनकम दिखाते थे इनकम टैक्स में, उनकी संख्या करीब 12 लाख थी। आज की डेट में लगभग 4 गुना बढ़ने के करीब पहुंच गई है। 45 लाख लोग ऐसे हैं देश में जिनकी इनकम 10 से 20 लाख है। एक साल में 20 से 50 लाख की इनकम दिखाने वाले 2013-14 में यूपीए के जमाने में 4 लाख होते थे। आज की डेट में 5 गुना ऑलमोस्ट बढ़ गया है, करीब करीब 19 लाख के पार चला गया है आंकड़ा। कहां 4 लाख लोग 20 से 50 लाख कमा रहे थे, आज 20 लाख के करीब लोग, 19 लाख लोग कमा रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ जो सालाना इनकम दिखाते थे लोग इनकम टैक्स में, वो मात्र 80,000 हुआ करते थे बॉस। आज की डेट में 3 लाख के पार चला गया है नंबर। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई दिखाने वाले जो कमा रहे थे, उनकी संख्या यूपीए के जमाने में 46,384 थी। आज 1,69,890 लोग ये बता रहे हैं, फाइल कर रहे हैं रिटर्न कि हम 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। यानी पिछले 9 साल में देश में लखपति और करोड़पतियों की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ गई है। अब आप सोचिए, कमाल नहीं है तो क्या है, चमत्कार नहीं है तो क्या है। लेकिन जब कमाल, चमत्कार और अद्भुत की बात होती है तो पाठशाला में आप देश के अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। भारत के वो मंदिर दिखाऊंगा जिनका रहस्य देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। वो मंदिर जो साल के 8 महीने गायब हो जाता है। जो विज्ञान आज समझा वो सनातन ने कैसे हजारों साल पहले खोजा। इन मंदिरों को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पाठशाला में कल आपको मैंने देश के उन मंदिरों के बारे में बताया था जिनकी बहुत चर्चा नहीं होती। सनातन की वो ताकत दिखाई थी जो अविश्वसनीय लगती है, लेकिन ये मंदिर आस्था के साथ वैज्ञानिक वजहों से भी बहुत खास है। मुझे कई लोगों के मैसेज आए, कल फोन आए कि बॉस आपने तो कमाल दिखाया, सनातन की ये ताकत, मंदिरों की ये बातें कोई नहीं दिखाता, थोड़ा और दिखाइए। हमने कहा हमने तो ऑलरेडी सोच रखा हम दिखाएंगे, क्योंकि देश में अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। आज आपको पार्ट 2 में उन मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सनातन की ताकत ही यही है कि आस्था और वैज्ञानिकता का मेल यहीं मिलता है। आज से सैकड़ों साल पहले बने मंदिरों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज सही साबित हो रही हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इससे हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कार कहिए, विज्ञान कहिए, आस्था कहिए, या फिर तीनों का संगम कहिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं
आपको यह सनातन की ताकत दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको उस मंदिर के बारे में बताता हूं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि महाभारत काल का मंदिर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कई छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है जिसे बाथू की लड़ी कहते हैं। यहां पर मुख्य मंदिर के साथ 8 छोटे मंदिर बने हुए हैं। देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है, मन गदगद हो जा रहा है। यह मंदिर ऊपर से देखने में किसी माला जैसा दिखाई देता है। ये देख रहे हैं कैसा माला जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बाथू की लड़ी कहते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि करीब 5000 साल पुराना मंदिर है। सोचिए इतना पुराना मंदिर आज भी मौजूद है। मंदिर के अंदर शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु भगवान की एक मूर्ति भी स्थापित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि बाथू की लड़ी मंदिर पूरे साल में सिर्फ 4 महीने ही दिखाई देती है। तो आप कहेंगे बॉस 8 महीने कहां गायब हो जाते हैं? यही तो कमाल है, क्योंकि बाथू की लड़ी मंदिर साल के 8 महीने पानी में डूबे रहती है, यह दिखाई ही नहीं देता। बाथू की लड़ी मंदिर पंजाब के जालंधर से करीब 150 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप सागर झील में पोंग बांध की दीवार से 15 किलोमीटर दूर एक टापू पर बना हुआ है। मंदिर साल के 8 महीने तक इसी महाराणा प्रताप सागर झील में डूबा रहता है। जैसे ही पोंग बांध झील का पानी का स्तर बढ़ता है, पानी के नीचे मंदिर की एक अलग ही दुनिया बन जाती है। इस मंदिर के बारे में आश्चर्य वाली बात है कि लंबे समय तक डूबे रहने के बाद भी मंदिर की संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। वैसा का वैसा 8 महीने पानी में, 4 महीने बाहर। पानी में डूबे रहने के बाद भी इसकी संरचना में कोई बदलाव क्यों नहीं आया, इसके पीछे की वजह आपको बताता हूं। इस मंदिर का निर्माण बाथू नाम के शक्तिशाली पत्थर से हुआ है। कहा जाता है कि बाथू पत्थर बहुत मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं। बाथू पत्थर से बनी प्रतिमाएं सैकड़ों हजारों साल तक खराब नहीं होती। पानी में डूबे रहने पर भी बाथू पत्थर का क्षरण नहीं होता, मतलब वो खराब नहीं होता। बाथू की लड़ी मंदिर का महाभारत काल से क्या संबंध है, पांडवों को लेकर क्या मान्यता है, वो भी आपको बताता हूं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए पांडव इस मंदिर में भी आए थे। पांडवों ने मंदिर के अंदर स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी। पांडवों को स्वर्ग की सीढ़ी एक ही रात में बनानी थी। सीढ़ी बनाने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण जी से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए 6 महीने लंबी रात कर दी, यानी 6 महीने तक सूरज ही नहीं निकला। इसके बाद भी पांडव 2.5 सीढ़ी से स्वर्ग तक पहुंचने से चूक गए, क्योंकि सुबह हो गई। यह स्थानीय लोग दावा करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आज भी बाथू की लड़ी मंदिर में स्वर्ग तक जाने वाली 40 सीढ़ियां मौजूद हैं। बाथू की लड़ी मंदिर से आपको लेकर चलता हूं कर्नाटक के बेलूर, जहां एक ऐसा मंदिर है जो आस्था और विज्ञान के संगम का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर कर्नाटक के श्रृंगेरी में है और इसे विद्याशंकर मंदिर के नाम से जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर के बारे में शायद ही आप जानते हैं। यह मंदिर श्रृंगेरी मठ के अंदर स्थित है। आदि शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य इस मठ के पहले प्रमुख थे। विद्याशंकर मंदिर में 12 स्तंभ हैं, जिनके आधार पर महीनों और राशियों का पता चलता है। इतना ही नहीं, इन 12 स्तंभों का सूरज की रोशनी के साथ तगड़ा कनेक्शन है, वो आपको आगे बताऊंगा। इस मंदिर में आदि शंकरम मंदिर में स्थापित शारदांबा की एक टूटी हुई चंदन की मूर्ति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस मूर्ति के खुद आदि शंकर ने स्थापित किया था। यहां 5 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में श्री विद्याशंकर की समाधि के ऊपर एक शिवलिंग है और इसे विद्याशंकर लिंग के रूप में जाना जाता है। विद्याशंकर मंदिर आयताकार रूप में बना हुआ है और मंदिर में 6 दरवाजे हैं। विद्याशंकर मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि उस समय लोग आसानी से साल के महीनों का पता लगा सके। उस जमाने में सोचिए कि 8वीं शताब्दी में सनातन में वो तकनीक थी जिससे सटीक गणना करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के 12 स्तंभों और उन पर सूरज की रोशनी पड़ने का रहस्य भी आपको बताता हूं। 8वीं सदी में यह सब हो गया बॉस, साइंस बाद में करता रह गया। दावा किया जाता है कि मंदिर के 12 खंबे 12 राशियों को दर्शाते हैं। इन 12 खंबों पर 12 राशियां अंकित भी हैं। सूरज हर महीने अपनी राशि बदलता है। जिस राशि में सूर्य होता है उसी राशि के खंबे पर पहली किरण पड़ती है। जब सूर्य मेष राशि में होता है तो मेष राशि के खंबे पर सबसे पहले उसकी रोशनी पड़ेगी। इसी तरह से अलग अलग राशि का है।
मंदिर के मंडप में सूर्य की गति के हिसाब से रेखाएं बनाई गई। इन रेखाओं के अनुसार सटीक गणना करके स्तंभ स्थापित किए गए। ये खंबे मंदिर के अंदर हैं और उन पर सूरज की रोशनी राशि के हिसाब से पड़ती है। अब आप सोचिए, कहां हम ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं, आज बात करते हैं। 8वीं सदी में मंदिर बन गया और ऐसा बना कि 12 राशियां भी हैं और सूरज की किरण पहली उसी पे पड़ रही है जो राशि पे पड़नी चाहिए। सोचिए, ऐसे ऐसे मंदिर हैं हमारी सनातन परंपरा में जो सैकड़ों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के बनाए गए और आज भी संदेश दे रहे हैं कि सनातन और विज्ञान का कितना गहरा संबंध है। इसी तरह से एक और मंदिर है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में छाया सोमेश्वर मंदिर है। यह भगवान शिव का मंदिर है और कहा जाता है कि यह मंदिर 800 साल पुराना है। छाया सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मध्य में कुंडूरू चोल साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। कुछ लोग इसका निर्माण 11वीं सदी के अंत से लेकर 12वीं सदी की शुरुआत तक मानते हैं। इस मंदिर के सभी स्तंभों पर रामायण और महाभारत की कथाओं के चित्रों का अंकन किया गया है। सोमेश्वर मंदिर त्रिकुटालयम शैली में बनाया गया है। मंदिर में 3 गर्भगृह हैं जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूरज को समर्पित है। आर्किटेक्चर और दूसरे पैरामीटर्स पर यह मंदिर दूसरे मंदिरों जैसा ही दिखता है, लेकिन मंदिर के जिस गर्भगृह में शिवलिंग है वहां एक स्तंभ की छाया यानी परछाई पड़ती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गर्भगृह में कोई स्तंभ ही नहीं है और इसीलिए वैज्ञानिक भी हैरान है कि जब वहां कोई स्तंभ ही नहीं है तो परछाई पड़ती किस चीज की है, बनती किस चीज की है। मंदिर आने वाले भक्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि शिवलिंग पर छाया पड़ रही है। कहा जाता है कि मंदिर के शिवलिंग पर दिन भर एक स्तंभ की छाया पड़ती रहती है। शिवलिंग और सूरज की रोशनी के बीच कोई स्तंभ नहीं है ही नहीं। स्तंभों का डिजाइन धरती की गति की गणना करके बनाया गया है। जिस रफ्तार से धरती सूरज के चक्कर लगाती है उसी हिसाब से स्तंभ स्थापित किए गए। गणना इतनी सटीक है कि सूरज किसी भी दिशा में हो, शिवलिंग पर छाया पड़ती है, जैसे शिव जी को छाया दी जा रही। कमाल की बात है। अब आप यह समझिए कि सनातन धर्म विज्ञान से कैसे और कितना आगे था या है। छाया सोमेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर जो परछाई पड़ती है, आप देखिए ना, बीच में परछाई दिख रही है ना। अब बीच में कोई पिलर ही नहीं है तो कैसे परछाई बन रही है, किसी को समझ ही नहीं आता। जो परछाई पड़ती है इसका पता वैज्ञानिकों ने लगाया है, जिसके मुताबिक शिवलिंग पर पड़ने वाली छाया विज्ञान के एक सिद्धांत पर आधारित है। वो सिद्धांत है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन। अगर रोशनी के रास्ते में कोई अवरोध आता है तो किरणें उससे टकराकर रास्ता बदल देती है। इसका नतीजा यह होता है कि उस अवरोध की छाया दिखाई देने लगती है। यानी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। सूरज की किरणें किसी भी वस्तु से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेती हैं और उस वस्तु की परछाई दिखने लगती है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के विवर्तन के सिद्धांत की खोज 17वीं शताब्दी में कर ली गई, जबकि छाया सोमेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की खोज से करीब 600 साल पहले यह मंदिर बन चुका था। यानी जो विज्ञान ने 600 साल बाद खोजा वो सनातन ने 11वीं सदी में खोज लिया। यानी मंदिर के निर्माता और वास्तुकार को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता था। अब आप सोचिए कि हमारा धर्म पश्चिम के विज्ञान से कितना आगे था, जबकि कुछ लोग आजकल धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का मजाक उड़ाना फैशन समझते हैं। इसी तरह से और कई मंदिर हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन मंदिरों और सनातन की ताकत के बारे में मैं आपको पाठशाला में बताता रहूंगा। इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल बात पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है और इसी बीच एक फिल्म से जुड़ी खबर भी वायरल हो रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस खबर का जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह खबर सही नहीं है। राष्ट्रपति भवन में गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा ही नहीं और वो फिल्म की स्क्रीनिंग में शामिल भी नहीं। ये एक नियमित स्क्रीनिंग है जो अक्सर राष्ट्रपति भवन में होती है। यानी ये दावा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, ये सही नहीं है।